गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2018 का पेपर सोल्व करेंगे। इसके अंतर्गत हम पशु परिचर के लिए राजस्थान जीके से जो क्वेश्चन है 25 और जो पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन है 20, सिर्फ इन्हीं को सोल्व करेंगे। यानी कि कुल हम यहाँ पर 45 प्रश्नों को ही देखेंगे, क्योंकि इन पेपरों के आधार पर ही हमें अपनी पशु परिचर की जो तैयारी है उसे बेहतर बनाना है। क्वेश्चन किस टॉपिक से किस तरह आते हैं सिर्फ हमें ये देखना है। तो यानी कि हम यहाँ पर सिर्फ इन 45 क्वेश्चनों का ही 360 डिग्री पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पशुपालन से संबंधित जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 56 वहां से। तो चलिए चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56, इस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। ऑप्शंस देखिए, एंथ्रेक्स, लंपीजा, धनुषवाय या ऑप्शन डी थैनेला। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंथ्रेक्स। ये एंथ्रेक्स रोग है, ये एक जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है और इस रोग में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। और क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये एक बीमारी है, ये एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक का मतलब कि जो बीमारी जानवरों से इंसानों में आ जाए उस बीमारी को जूनोटिक बीमारी कहते हैं। तो जिसके कारण इसका यदि पोस्टमार्टम करेंगे तो ये बीमारी है वो इंसानों में भी आ जाती है। और इसके लक्षण क्या है बीमारी के, कि ताकि पता चल जाए कि ये जो पशु है ये मरा है, इसमें एंथ्रेक्स बीमारी का ही लक्षण है। तो देखिए, जो भी पशु के प्राकृतिक छिद्र होते हैं जैसे कि नाक, कान, मुख, गुदा, योनि, इन सभी से कोलतार जैसा पदार्थ निकलता रहता है, जिसके कारण पता चल जाता है कि उसकी जो बीमारी है वो है एंथ्रेक्स। तो उसमें उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। और देखिए, इसका जो ये जीवाणु है ये कई दिनों तक मिट्टी के अंदर भी जीवित रह सकता है, जिसके कारण इसे मिट्टी जनित रोग भी कहते हैं, इस एंथ्रेक्स रोग को। और ये जीवाणु से फैलने वाला एक रोग है। और ये जिस पशु में प्रमुख रूप से होता है उस पशु का नाम है भेड़ में। भेड़ में ये रोग सर्वाधिक होता है। यानी कि जो लोग वूलन फैक्ट्री में यानी कि ऊन की फैक्ट्री में काम करते हैं उनमें इस एंथ्रेक्स रोग के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। चलिए फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 57, दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? तो देखिए, मेस्टाइटिस, ब्रुसेलोसिस, क्षय रोग या फिर ऑप्शन डी एंथ्रेक्स। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मेस्टाइटिस। इस रोग का जो हिंदी में नाम है वो कहते हैं स्तनशोथ। जो हिंदी में नाम है उसे कहते हैं स्तनशोथ, जबकि इंग्लिश में मेस्टाइटिस। देखिए, इस रोग में जो पशु होता है उसकी जो स्तन ग्रंथियां होती है उनके अंतर्गत सूजन आ जाती है, जिसके कारण उसके दूध में रासायनिक और जो शारीरिक परिवर्तन है वो आ जाते हैं। यानी कि उसका रंग परिवर्तन हो जाता है, दूध की गंध है वो भी परिवर्तित हो जाती है और दूध में गुच्छे या फिर हम कहें कि जो थक्के हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो इन्हीं की जांच की जाती है स्ट्रिप कप टेस्ट के द्वारा। और ये स्ट्रिप कप टेस्ट एक उपकरण होता है जो कि प्लास्टिक या फिर स्टेनलेस स्टील का बना हो सकता है। इसके अंतर्गत दूध की थोड़ी सी मात्रा को लिया जाता है और फिर चेक किया जाता है कि जो दूध है उसका रंग कैसा है, उसकी गंध कैसी है, स्वाद में कैसा है, उसमें गुच्छे तो नहीं है या फिर दूध में थक्के तो नहीं बनने शुरू हो गए हैं। इन सभी की जांच की जाती है स्ट्रिप कप टेस्ट के द्वारा। चलिए उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, गाय के दूध का पीला होने का कारण है। तो देखिए, जो गाय का दूध है वो पीला होने का उसका एक ही कारण है कि उसके अंतर्गत एक प्रोटीन पाई जाती है और उस प्रोटीन का नाम है केरोटीन। ये याद रखना, केरेटिन नहीं है, ये आएगा केरोटीन। इसके अलावा देखिए, जो सफेद रंग होता है दूध का वो किसके कारण होता है? तो वो होता है केसिन के कारण। ये केसिन प्रोटीन ये दूध में लगभग 80% तक होती है, जबकि केराटिन परसेंट ये दूध में 20% तक होती है। इसके अलावा देखिए, जो अंडे का पीलापन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, अंडे का जो पीलापन है वो होता है ज़ैंथोफिल के कारण। और इसी के साथ में जो वीर्य का पीलापन है वो होता है राइबोफ्लेविन के कारण। ये भी आपको याद रखने हैं कि कौन सा पदार्थ किसके कारण पीला होता है। चलिए फिर चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 59 पर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी कि यहाँ पर हो जाएगा नेशनल डेयरी अनुसंधान यानी कि रिसर्च और संस्थान यानी इंस्टीट्यूट यानी कि NDRI कहाँ है? तो वो है हमारा ऑप्शन ए करनाल के अंतर्गत।
इसके अलावा देखिए जो हमारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है एनडीडीबी, वो है हमारा आनंद गुजरात के अंतर्गत, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए ये हो गया हमारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। उसके अलावा देखिए भारतीय डेयरी निगम, ये भी आनंद गुजरात के अंतर्गत ही है, ये भी आपको याद रखना है। जो हमारे भारत देश की सबसे बड़ी डेयरी है अमूल डेयरी, और वो भी इसी आनंद गुजरात के अंतर्गत है। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। तो 60 क्वेश्चन देखिए, दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है? दूध में उपस्थित फैट का पता, तो देखिए हंसा विधि द्वारा, स्ट्रिपिंग, गर्बर, नकलिंग। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गर्बर विधि द्वारा। ये एक प्रकार की मशीन होती है जो कि 1100 से लेकर 1200 चक्कर लगाती है 1 मिनट के अंतर्गत, और इसमें दूध की कुछ मात्रा रखकर वसा का पता लगाया जाता है। इसके अलावा देखिए जो हंसा परीक्षण होता है, ये गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट की जांच के लिए किया जाता है, यानी कि गाय के दूध को अलग और भैंस के दूध को अलग करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है वो किया जाता है हंसा परीक्षण। इसके अलावा इधर ये जो नाम लिखे हुए हैं स्ट्रिपिंग, नकलिंग, इनके अलावा एक नाम और है, उसका नाम है फिस्टिंग। ये जो तीनों के तीनों नाम है ये दुग्ध दोहन की विधियां हैं, जिनमें से जो स्ट्रिपिंग है इसे कहते हैं चुटकी विधि, यानी कि जिन पशुओं का दूध चुटकी के द्वारा निकाला जाता है उनमें आएगा ये स्ट्रिपिंग, और इससे पशुओं में जो उनके थन है उनमें गांठे पड़ने का भय रहता है। इसी के साथ जो नकलिंग है, इसका जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है अंगूठे के द्वारा। तो इनमें भी जो पशुओं में थैनेला रोग होता है वो इस नकलिंग के कारण ही होता है, क्योंकि अंगूठे को दबा दबा कर ये दूध निकाला जाता है। उसके अलावा जो पशुओं में सर्वोत्तम दुग्ध दोहन की जो विधि है जिसे कहते हैं पूर्ण हस्त दोहन विधि, और जिसका नाम है फिस्टिंग। तो इसमें अंगुलियां हैं, सभी अंगुलियां, और उसके साथ में है अंगूठा, तो इनसे ये दूध निकाला जाता है। तो आपको ये याद रखना है, ये दुग्ध दोहन की विधियां हैं, और जबकि ये दोनों परीक्षण है। चलिए उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 61। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन 61। टोंड दूध में उपस्थित वसा व एसएनएफ की प्रतिशत मात्रा होती है। टोंड दूध में, यानी कि टोंड दूध होता है हमारा रिकम्बाइंड दूध, रिकम्बाइंड दूध को टोंड दूध कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो वसा की मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो देखिए इसके अंतर्गत जो वसा की मात्रा होती है वो होती है 3%, और जबकि जो एसएनएफ की मात्रा होती है वो होती है 8.5%, यानी कि यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसके अलावा देखिए जो डबल टोन्ड दूध है हमारा, डबल टोन्ड दूध, ये डबल टोन्ड दूध है, ये मुख्यतः भैंस का दूध होता है, यानी कि भैंस के दूध को ही डबल टोन्ड दूध कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो वसा की मात्रा होती है वो होती है इसकी डबल, यानी कि 6%, और लगभग जो एसएनएफ होता है वो लगभग समान होता है, यानी कि 9% SNF, सॉलिड नोट फैट, सॉलिड नोट फैट होता है ये SNF। अब देखिए लेकिन जो डबल टोन्ड दूध है इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो होता है 1.5%, और इसमें जो SNF होगा वो होगा 9%, यानी कि जो डबल टोन्ड दूध होता है उसका वैधानिक मान तो होता है 6% फैट, 9% SNF, और जो उसका आपेक्षिक घनत्व होता है 1.5% तो फैट और 9% SNF। इसी के अलावा जो टोन्ड दूध होता है हमारा रिकम्बाइंड दूध होता है, उसके अंतर्गत जो वैधानिक मान होता है वो और जो आपेक्षिक घनत्व होता है ये दोनों के दोनों सेम होते हैं, यानी कि 3% ही फैट और 8.5% उसके अंतर्गत SNF, यानी कि वैधानिक मान और उसका आपेक्षिक घनत्व टोन्ड दूध में समान होते हैं, जबकि डबल टोन्ड दूध में ये अलग अलग होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया हमारा ऑप्शन ए। इसके अलावा हम चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 62 पर। तो देखिए हमारा ये रहा क्वेश्चन 62, थोड़ा नीचे आने पर देखिए ये रहा क्वेश्चन 62। भेड़ में समागम की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्विंग, टपिंग, काउरिंग, कपलिंग। तो देखिए जो भेड़ में समागम की क्रिया है, या फिर हम जिसे कह सकते हैं मेल्टिंग, यौन क्रिया, सहवास, उस क्रिया को कहा जाता है टपिंग। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन बी। इसके अलावा देखिए भेड़ तो यहाँ पर हो गया, अब हमारा बचता है गाय, उसके अलावा भैंस, फिर बचता है हमारा बकरी, और फिर है हमारा
मुर्गी। तो देखिए गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी, इन चारों के चारों में जो ये सहवास क्रिया होती है, समागम क्रिया होती है, इनको कहा जाता है सर्विंग। ये आपको याद रखना है। जबकि जो प्रसव क्रिया है, मैं इधर साइड में लिख देता हूं प्रसव क्रिया, वो देखिए सबसे पहले गाय और प्लस इसी के साथ में भैंस, इन दोनों में जो प्रसव क्रिया होती है उसे कहा जाता है काविंग या फिर कॉल्विंग। ये देखिए इसके बाद है फिर हमारा भेड़। तो देखिए जो भेड़ का बच्चा है वो कहलाता है लैम्ब, और इसी लैम्ब को शरीर से बाहर निकालना कहलाता है लैम्बिंग। यानी कि भेड़ में जो प्रसव क्रिया कहलाती है वो कहलाती है लैम्बिंग। इसी के साथ में देखिए जो बकरी है, इसके बच्चे को कहा जाता है किड, और इसी किड को बाहर निकालना कहलाता है किडिंग। यानी कि इसमें जो ब्याने की क्रिया है, प्रसव क्रिया है या बच्चे देने की क्रिया है, उसे कहा जाएगा किडिंग। इसके अलावा एक शब्द और बच गया मुर्गी। तो मुर्गी में जो प्रसव क्रिया होती है इसे कहा जाता है हेचिंग। ये आपको याद रखना है, मुर्गी में हेचिंग। देखिए मैंने यहाँ पर आपको प्रसव क्रिया और समागम क्रिया ये सभी की सभी बता दी है। तो चलिए फिर चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 63। एविकालीन नस्ल है, एविकालीन किसकी नस्ल है? बकरी की, गाय की, भेड़ की, सुअर की। तो जो ये एविकालीन नस्ल है ये है हमारी भेड़ की, यानी कि यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और देखिए ये एक विकसित नस्ल की भेड़ है, यानी कि इसको 2 संकरण के द्वारा तैयार किया गया है। तो जो एविकालीन नस्ल है इसमें मेरिनो तो है नर, और उसके साथ में जो मालपुरा है वो है यहाँ पर मादा। इन दोनों के संकरण से इसको विकसित किया गया है। और ये विकसित कहां पर किया गया है, यानी कि किस संस्थान के द्वारा किया गया है? तो उस संस्थान का नाम है केंद्रीय ऊन एवं भेड़ अनुसंधान संस्थान एविकानगर टोंक, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसके अलावा एक नस्ल और है जिसको विकसित किया गया है 2 नस्लों के संकरण से, उसका नाम है एवी वस्तर। तो इसमें देखिए इसमें नर तो होगी हमारी मेरिनो, और इसके अलावा जो हमारी मादा है वो होगी हमारी चोखला, चोखला मादा। इनके संकरण से जिस नस्ल को विकसित किया गया है भेड़ की को, उसका नाम है एविवस्तर। आपको ये दोनों ही याद रखने हैं कि संस्थान के द्वारा किया इनको विकसित किया गया है, और इनमें नर किस नस्ल को लिया गया है और मादा किस नस्ल को लिया गया है, ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए फिर चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 64 पर। तो ये रहा 64। किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है? तो देखिए इंसुलिन की मात्रा या फिर हम कहें कि विटामिन सी की मात्रा, तो वो होती है हमारी ऊंटनी के दूध में। यानी कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊंटनी। इसके अलावा देखिए ऊंटनी के दूध में जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो होती है जल की, और ये होती है 87.61%। यानी कि जो सबसे पतला दूध होता है वो होता है ऊंटनी का ही। तो एक तो इसका ये कारण है कि ऊंटनी के दूध का दही नहीं जमता है, और दूसरा एक साइंटिफिक रीजन है कि ऊंटनी के दूध में जो दही जमाने वाले बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस, उनकी अनुपस्थिति होती है, तो जिनके कारण दूध नहीं जमता है। चलिए क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है 65। रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? रट या मस्त। तो देखिए गाय, भेड़, बकरी, ऊंट। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊंट में। ऊंट में यह अवस्था होती है रट या मस्त की। ऊंट के अलावा ये अवस्था हिरण में भी होती है, लेकिन हिरण में यहाँ पर हमारा ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऊंट। चलिए फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 67। तो 67 क्वेश्चन हमारा ये रहा। चलिए दुग्ध बुखार बीमारी का कारण है। दुग्ध बुखार, मिल्क फीवर, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोआ जनित, उपापचयी। तो देखिए जो दुग्ध बुखार होता है ये एक उपापचय रोग है, यानी कि इसमें जो रक्त में जो पशु का रक्त होता है उसके अंतर्गत ग्लूकोज और इस ग्लूकोज के साथ उसमें कैल्शियम, इन दोनों की कमी हो जाती है दुग्ध बुखार में। इसके अलावा ये एक शरीर की ऐसी बीमारी है जिसमें पशु के शरीर का तापमान बढ़ने की बजाय कम हो जाता है, यानी कि जिसके कारण इस दुग्ध बुखार बीमारी को कोल्ड फीवर के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक बीमारी है उपापचयी। और इस बीमारी का जो लक्षण है वो ये है कि जो दुधारू पशु होते हैं उनमें दुग्ध उत्पादन में कमी आ जाती है। तो इसके लिए उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता है, उसका नाम है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। उसका इंजेक्शन दिया जाता है इस कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए। चलिए उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 68। पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी का
कारण है। क्या कारण है एफएमडी बीमारी का? तो देखिए वायरस से होती है, ये जीवाणु से होती है, फफूंदी से होती है, या ऑप्शन डी प्रोटोजोआ से होती है। तो देखिए जो एफएमडी बीमारी है ये बीमारी वायरस से होती है। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। और इसका जो वायरस है वो है पास्चुरेला बोविसेप्टिका। इसके अलावा पास्चुरेला और बोविलिसेप्टिका। तो देखिए जो ऊपर वाला है ये तो हो जाएगा गाय के लिए कारक, और जो नीचे वाला है बोविलिसेप्टिका ये हो जाएगा भैंस के लिए। आपको याद रखना है, मेन है ये नाम पास्चुरेला शब्द, ये इसका वायरस का कारक है और ये वायरस जनित एक रोग है। इसके अलावा जो वायरस जनित रोग हैं उनमें दूसरा आता है हमारा चेचक, इसी के अलावा आता है पशु प्लेग भी, मतलब वायरस के द्वारा होता है पशु प्लेग। चलिए फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69। तो 69 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 69। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक के लिए जानी जाती है? तो देखिए हमें पता है कि जो गाय की नस्लें हैं वो 3 प्रकार हैं उनके, दुधारू, द्विकाजी और भारवाहक। तो देखिए राठी, साहिवाल और गिर, ये तीनों की तीनों जो नस्लें हैं ये है हमारी दुधारू नस्लें। और इसके अलावा जो द्विकाजी प्रयोग के लिए जो नस्लें हैं उनमें है कांकरेज, हरियाणवी, मेवाती, थारपारकर। इसके अलावा जो बची हुई नस्लें हैं वो है हमारी भारवाहक, जिनमें हो गया नागौरी और मालवी, ये है हमारी भारवाहक। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये हमारा राइट आंसर है। नागौरी है ये भारवाहक नस्ल है गाय की, और ये मूल रूप से एक राजस्थान की है, जो कि नागौर जिले का इसका जो क्षेत्र है वो इसका मूल उद्गम क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 70। वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र है। तो देखिए चाहे वयस्क गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, यानी कि ये चारों के चारों जो जुगाली करने वाले पशु हैं इनके अंतर्गत जो दांत पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कुल 32। देखिए इनमें जो ऊपले जबड़े में, यानी कि जो इंसाइजर दांत होते हैं सबसे आगे दिखने वाले कर्तनक दांत, ये ऊपले जबड़े में अनुपस्थित होते हैं, यानी कि सबसे पहले होता है 0 ऊपले जबड़े में। फिर नीचे होती है उनकी संख्या 4 जोड़ी। फिर आते हैं कैनाइन दांत, जिसे कील दांत कहते हैं, वो इनमें 0 होते हैं, यानी कि अनुपस्थित। फिर आता है प्री मोलर, प्री मोलर इनमें 3 जोड़ी ऊपर 3 नीचे, और फिर है मोलर, तो वो भी 3 जोड़ी ऊपर और 3 जोड़ी नीचे, यानी कि टोटल ये इनका दंत सूत्र है। और टोटल दांत इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे हमारे 32। तो देखिए ये जो ऑप्शन है वो है 0/4, ये भी सही है, 0/0 ये भी सही है, 3/3 भी सही है, और 3/3, यानी कि ये हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 71 पर। तो देखिए ये रहा हमारा 71। वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? वसा की मात्रा, फैट। तो देखिए सुरती, मुर्रा, मेहसाणा, भदावरी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, भदावरी में। जो भदावरी भैंस की नस्ल है इसमें सर्वाधिक फैट होता है, और इसमें जो फैट की मात्रा होती है वो होती है 12 से लेकर 14% तक। इसके अलावा देखिए जो सबसे कम फैट होती है वो होती है मुर्रा नस्ल की भैंस में, लेकिन जो मुर्रा में जो दूध की मात्रा होती है सर्वाधिक, लेकिन जो फैट की मात्रा होती है वो होती है सबसे कम 7%, जबकि दुग्ध होता है इसके अंतर्गत सर्वाधिक। मैं यहाँ पर लिख देता हूं दुग्ध सर्वाधिक। इसके अलावा देखिए भदावरी के बाद में जो दूसरे नंबर पर जो भैंस आती है उसके अंतर्गत जो फैट है वो है हमारी 8 से 10%, और उसका नाम है नीली रावी। ये भी आपको याद रखना है, सबसे कम हो गया, सबसे ज्यादा हो गया, और लगातार 2 भैंस नस्लों के आपको नाम याद रखने हैं। हो सकता है एग्जाम में आपको ये आरोही अवरोही क्रम में सेट करने के लिए भी पूछ ले कि वसा के आधार पर जो भैंस की नस्लें हैं उनको आरोही क्रम में लिखिए, तो आपको ये याद होने ही चाहिए। इसके अलावा देखिए जो भदावरी है इसका जो दूसरा नाम है अत्यधिक फैट होने के कारण वो है घी का कटोरा, और इसके जो शरीर का जो रंग होता है वो होता है तांबे जैसा। ये 2 विशेषता भी इसकी याद रखनी है, तांबे के जैसा इसका शरीर का रंग होता है, घी का कटोरा इसका उपनाम है अत्यधिक फैट होने के कारण इसके दूध में। चलिए हम चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 72। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 72। निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? मुर्रा,
नीली रावी, सूरती, राठी। तो देखिए भैंस की नस्ल मुर्रा ये बिल्कुल है, नीली रावी ये बिल्कुल है, हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। इसके अलावा सूरती ये भी बिल्कुल भैंस की नस्ल है जिसके हंसियाकार सींग होते हैं। ऑप्शन डी राठी। तो ये यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो राठी है ये गाय की नस्ल है जो कि मूल रूप से पश्चिमी राजस्थान की नस्ल है राठी, जिसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है, राठी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। हंसियाकार सींग भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है? देखिए इस क्वेश्चन को हमने पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सूरती। जो सूरती नस्ल की भैंस है इसके सींग है वो हंसिया के आकार के, यानी कि हम कह सकते हैं दराती के आकार के होते हैं, जिसकी सींगों की एक प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा देखिए जो मुर्रा होती है इसके घुंडीदार, मैं यहाँ पर लिख देता हूं घुंडीदार, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जलेबी की तरह मुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा फिर है भदावरी। तो भदावरी में होता है पहले पतले और उसके बाद में फिर चौड़े, ये इसके सींगों की विशेषता है। यानी कि भदावरी में घी सर्वाधिक होता है दूध में। तो देखिए पहले तो आदमी पतला होता है, बाद में इसका घी खा कर चौड़ा हो जाता है। तो पहले पतले फिर चौड़े। उसके बाद में देखिए जो सूरती मादा और जो मुर्रा नर है इनके संकरण से इस भैंस को विकसित किया गया है मेहसाना को। तो जो मेहसाना के सींग होते हैं वो इन्हीं के दोनों के बराबर होते हैं। तो इसके जो सींग होते हैं वो होते हैं चौड़े और मुड़े हुए, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा भैंस की एक नस्ल और है, उसका नाम है जाफराबादी। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जो मिनी एलिफेंट के नाम से जिसे जानते हैं। इसके जो सींगों की विशेषता है वो ये है कि चौड़े सींग होते हैं और गर्दन की ओर मुड़े हुए। मैं यहाँ पर लिख देता हूं चौड़े, गर्दन की ओर मुड़े हुए। ये मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। चलिए उसके बाद में चलते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 74 की तरफ। तो ये हमारा 74। भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है। सबसे बड़ी का मतलब है कि सबसे भारी नस्ल कौन सी है बकरियों की? सिरोही, जमुनापुरी, जखराना, मारवाड़ी। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जमुनापुरी है ये बकरियों की सबसे भारी नस्ल है। इसके अलावा देखिए हम बात करेंगे भैंस की, कि भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो हो जाएगी हमारी जाफराबादी। देख ले, जो हमने पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया, जाफराबादी, जिसे मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भेड़ की जो सबसे भारी नस्ल है वो है हमारी जैसलमेरी। बकरी की हमने यहाँ पर बताई दी जमुनापुरी। उसके बाद में फिर बच गई हमारी गाय, और गाय में भी हमारी बच गई देसी। तो देसी गाय में जो सबसे भारी नस्ल है उसका नाम है कांकरेज। और इसके अलावा यदि विदेशी की बात की जाएगी तो विदेशी में हमारी है होलिस्टीन फ्रीजियन, सबसे भारी गाय की नस्ल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 75 की तरफ। तो ये हमारा 75। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो कहाँ पे है ये स्थित? एविका नगर में, गजनेर में, महेंद्रगढ़ में, मखदूम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मखदूम, यूपी में, उत्तर प्रदेश में है ये मखदूम। जो आगरा और मथुरा जिला है उनके बीच में पड़ता है ये मखदूम। तो यहाँ पर राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। देखिए राजस्थान में तो 2 ही अनुसंधान संस्थान है राष्ट्रीय स्तर के। उनमें से जो हमारा एक है वो है हमारा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, जो कि एविका नगर टोंक के अंतर्गत है ये। और जो दूसरा है हमारा वो है हमारा बीकानेर में, बीकानेर के जोहड़बीड़ में, और वो है हमारा राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। चलिए फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 76 की तरफ। तो ले चलते हैं 76 पर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 76। देखिए हमारे यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं पशुपालन से संबंधित, यानी कि वो उनकी जो सीरीज थी वो 56 से स्टार्ट होकर 75 तक थी, यानी कि ये 20 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। और अब जो हमारा 76 क्वेश्चन है ये है यहाँ पर हमारा राजस्थान जीके से। और अब 100 तक हम क्वेश्चन करेंगे इन्हीं राजस्थान जीके के क्वेश्चनों को। तो उनमें से जो हमारा 76 यानी कि पहला क्वेश्चन है वो देखिए, पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। तो देखिए किससे है? मांडना से, पुस्ता कला से, ब्लू पोट्री से, कालबेलियाई नृत्य से। तो देखिए जो कृपाल सिंह शेखावत है इनका संबंध है ब्लू पोट्री से, और जो ब्लू पोट्री है ये है जयपुर की प्रसिद्ध।
और कृपाल सिंह शेखावत को इसी ब्लू पोट्री के कारण पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है और वो मिला हुआ है 1974 में, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए जो ब्लैक पोट्री है वो है हमारी कोटा की फेमस। इसके अलावा जो कागजी पोट्री है हमारी वो है हमारी अलवर की फेमस। और जिन पोट्री में जो सुनहरे यानी कि लाखों रंगों का प्रयोग किया गया है वो किया गया है बीकानेर की पोट्री में। चलिए इसके बाद में हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 77 पर। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? तो देखिए ये जसवंत सिंह के पुत्र हैं यानी कि उत्तराधिकारी हैं, तो इनको जो जोधपुर दिलाया गया था वो किन के द्वारा दिलाया गया था? वीर दुर्गादास राठौड़, जैता व कुंपा, पन्ना धाय, जयमल व फत्ता। तो देखिए जो वीर दुर्गादास राठौड़ है इन्होंने औरंगजेब से बचाकर अजीत सिंह को जोधपुर का शासक बनाया था। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीर दुर्गादास राठौड़। लेकिन जो अजीत सिंह है इनको कहा गया है कि ये कान के कच्चे हैं, तो जिनके कारण कोई वीर दुर्गादास राठौड़ की कोई बात इन्हें बता दे, जिनके बाद में अजीत सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़ के बीच में अनबन हो जाती है और जो अजीत सिंह है ये शासक बनने के बाद में वीर दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे देते हैं, यानी कि बाद में फिर मारवाड़ से मेवाड़ चले जाते हैं और वहीं पर अपना जीवन निर्वासित करते हैं। ये हो गई यहाँ पर वीर दुर्गादास राठौड़ की बात। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78 पर। राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? तो देखिए पूर्वी हवाएं, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। देखिए जो हमारे राजस्थान की मान लीजिए ये जो स्थिति है यानी कि ये मैप है, इनमें बीच में ये अरावली पर्वतमाला है और उसके बाद में देखिए जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो इसी पूर्वी राजस्थान में होती है। तो यानी कि जो बंगाल की खाड़ी से, तो यानी कि जो वर्षा की जो धारा होती है जो जल अपने साथ लाती है वो नीचे से लाती है और फिर हिमालय पर्वत से टकराकर वो इस तरफ आती है। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा पूर्वी हवाओं से राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है और इनसे होती है 90%। और जबकि जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं जो कि नीचे से इस तरफ से आती हैं, जो कि ये अरावली के समानांतर, ये जो वर्षा की धारा है ये इसके समानांतर चली जाती है, इससे हमारे राजस्थान में 10% बारिश होती है और वो भी सिर्फ इस अरावली पर्वतमाला के किनारे किनारे, जबकि ये वाला जो हमारा क्षेत्र है ये लगभग सूखा ही रहता है। चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 79 की तरफ। तो देखिए ये रहा हमारा 79। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। तो देखिए अग्नि नृत्य, घूमर नृत्य, बम नृत्य, ढोल नृत्य। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अग्नि नृत्य। यानी कि आग के धधकते अंगारों पर ये अग्नि नृत्य किया जाता है और ये जसनाथी संप्रदाय के जाट अनुयायियों द्वारा किया जाता है अग्नि नृत्य। इसके अलावा देखिए जो जसनाथी संप्रदाय है इसके जो मूल प्रवर्तक है उनका नाम है जसनाथ जी और ये सबसे युवा संत हैं जिन्होंने कि 24 ईयर में ही अपनी समाधि ले ली थी। और इनकी जो प्रमुख पीठ है वो है हमारी कतरियासर बीकानेर में, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 80। देखिए राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? ऑप्शंस देखिए करौली, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीकानेर। देखिए जो ये रम्मत होता है ये एक प्रकार का लोक नाट्य होता है और ये जो कि लोक नाट्य है ये सर्वाधिक हमारे राजस्थान में जैसलमेर और बीकानेर में किए जाते हैं। लेकिन जो होली के अवसर पर ढोल नगाड़ों के साथ जो ये लोक नाट्य किया जाता है वो किया जाता है हमारा बीकानेर में। चलिए फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 81। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? जो सबसे पहले जो किसान आंदोलन हुआ था हमारे राजस्थान में वो कहाँ से हुआ था? बेंगू से, दुधवा खारा से, बिजोलिया से, सिरोही से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिजोलिया से। यहीं से हमारे राजस्थान का सबसे पहला किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था और सबसे लंबा किसान आंदोलन, सबसे शांतिपूर्ण आंदोलन भी यही रहा। यानी कि इसकी हम यदि बात करें स्टार्टिंग की तो ये जो हुआ था ये हुआ था 1897 से लेकर 1941 तक। लेकिन जो इसका जो पहला चरण था वो था 1897 से लेकर
1915 तक। उसके बाद में इसका सेकंड चरण है 1916 से लेकर के 1923 तक, और उसके बाद में 1923 से लेकर 1941 तक इसका तीसरा चरण है। ये इसके तीनों के तीनों चरण हो गए। आपको याद रखने हैं, कोई सा भी चरण किस भी सन के लिए पूछा जा सकता है। सबसे शांतिपूर्ण, सबसे लंबा और सबसे पहला राजस्थान का किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 82। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 82। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो देखिए जो राजस्थानी शब्द है ये सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? कवि कुशललाभ ने, सूर्यमल मिश्रण ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, या फिर जेम्स टोड ने? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया है। इसके अलावा देखिए जो कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने जो राजस्थान को सबसे पहले कहा है वो कहा है रायथोन, और या हम दूसरा शब्द ले सकते हैं रजवाड़े या फिर रॉयथान। ये कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है राजस्थान, यानी कि सबसे पहले इन्होंने ही राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया है। उसके अलावा हमारा एक और है जो कि कहा है राजपूताना। तो सबसे पहले जो राजपूताना शब्द कहा गया है वो कहा गया है जॉर्ज थॉमस के द्वारा। तो ये तीनों के तीनों ही आपको याद रखने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 83। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? क्वेश्चन 83 है। देखिए तो देखिए 1970, 1975, 1980, 1985। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1975। देखिए सबसे पहले इसको हम समझते हैं। देखिए राजस्थान में जो डेयरी विकास प्रारंभ हुआ था, डेयरी विकास जो ये प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 1957 में। उसके बाद में हमारे राजस्थान में दुग्ध को वितरण करने के लिए राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई 1975 में। फिर इसके बाद में 2-3 साल बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, यानी कि मैं हिंदी में यदि इसे लिखूं तो ये हो जाएगा हमारा राजस्थान कोऑपरेटिव मतलब सहकारी, और उसके बाद डेयरी फेडरेशन का मतलब डेयरी संघ। तो इसकी जो स्थापना की गई है वो की गई है 1977-78 में, जबकि जो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई है 1975 में। फिर इसके बाद में हमारे राजस्थान में राजस्थान राज्य पशुधन विकास बोर्ड इसकी जो स्थापना की गई है वो की गई है 1998 में। इसके अलावा देखिए जो RCDF है और ये जो पशुधन विकास बोर्ड है, इन दोनों का मुख्यालय जयपुर में है, यानी कि इन तीनों का ही मुख्यालय जयपुर में है, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम का भी, जबकि सन इनकी अलग अलग है। तो आपको ये याद करना है 1957 में किसकी शुरुआत की गई, फिर 75 में क्या हुआ, 77-78 में क्या हुआ, और 1998 में किसकी शुरुआत की गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 84। संत गुण सागर व नागमाला किस संत द्वारा रचित है? धन्ना, दादू, पीपा, मीरा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, संत दादू के द्वारा संत गुण सागर व नागमाला ये दोनों रचित ग्रंथ हैं। देखिए जो दादू दयाल जी हैं इनकी जो प्रमुख पीठ है वो है हमारी नैरेना। ये इस प्रकार आएगा, न के ऊपर 2 बिंदी नहीं आएंगी, रे के ऊपर आएंगी, नैरेना या फिर नारायणा। पहले ये जयपुर में आता था, लेकिन अब ये जो दुद्दू नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है उसके अंतर्गत आता है। आपको याद रखना है दादू दुद्दू से, ये ट्रिक हो जाएगी, जल्दी इजी याद हो जाएगा। इसकी प्रमुख पीठ है। इसके अलावा देखिए जो दादू दयाल जी हैं इनकी मुलाकात अकबर से करवाई थी, और किसने करवाई थी उसका नाम है भगवंत दास ने, और वो करवाई थी फतेहपुर सीकरी में, ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद फिर अकबर ने इन दादू दयाल जी के साथ बैठकर 40 दिनों तक सत्संग किया था, और इनकी गुफा हो गई या हम कहीं प्रमुख पीठ हो गई नैरेना दुद्दू में। चलिए फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 85 पर। तो देखिए हमारा क्वेश्चन 85, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 85। ये मैचिंग का क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो देखिए नदी का नाम और उनके उद्गम स्थल। तो देखिए जो लूणी नदी है इसका जो उद्गम होता है वो हमारे अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है, यानी कि इसका जो संबंध है वो है हर्ड से। उसके बाद में बेड़च नदी जो कि निकलती है हमारी गोगुंदा की पहाड़ियों से, पहले इसका नाम आयड होता है
और उसके बाद में उदय सागर के बाद में इसका नाम हो जाता है बेड़च नदी। तो ये निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से। उसके बाद में है सोम नदी। तो जो सोम नदी का जो संबंध है वो है बीछा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से। उसके बाद में है माही नदी जो कि विंध्याचल पर्वत से निकलती है, यानी कि इसका संबंध है नंबर 2 से। तो ये देखिए आप ये मिलान यहाँ पर कर लिए हैं, इनके अनुसार आपको यहाँ पर ऑप्शन बताना है। तो देखिए फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ये यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 पर। ये रहा हमारा 86। एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? देखिए ये एक ग्रंथ है जो कि मेवाड़ के इतिहास के बारे में लिखा गया है, और वो भी सिसोदिया वंश के लिए, यानी कि इसमें सिसोदिया वंश का वर्णन है, मेवाड़ का इतिहास है इसमें। तो ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ऑप्शन बी संस्कृत भाषा में। और इसमें जो एक शासक है राणा कुंभा, उस कुंभा का दरबारी कवि है, उसका नाम है कान्हा व्यास, उसके द्वारा ये एक रचित ग्रंथ है एकलिंग महात्म्य। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 87 पर। तो आते हैं हम 87 पर। ये रहा बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा और माला। तो देखिए सासी, डामोर, सहरिया, कंजर। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सांसी। सांसी जो जनजाति है इसकी 2 शाखाएं हैं, बीजा और माला। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? फतेह सागर, पिछोला झील, आना सागर, जयसंबंध झील। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिछोला झील। जो पिछोला झील है इसके किनारे जग मंदिर है और जग निवास है। देखिए जो जग मंदिर का निर्माण करवाया था वो करवाया था जगत सिंह फर्स्ट ने, और जो जग निवास का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था जगत सिंह सेकंड ने। इसके अलावा देखिए जो पिछोला झील है इसके किनारे है एक फेमस चीज नटनी का चबूतरा, और उसके अलावा है यहाँ पर एक बागोर की हवेली, और इसी बागोर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है, और इसी बागोर की हवेली में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय भी है। इसके अलावा देखिए पिछोला झील एक ऐसी झील है जहां पर विश्व की सबसे पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव का संचालन किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बोरला, मुर्कियां, टड्डा, बंगड़ी। तो देखिए पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी मुर्कियां। और ये मुर्कियां पुरुषों के द्वारा पहनी जाती हैं कान में। इसके अलावा देखिए बोरला, टड्डा, बंगड़ी तीनों महिलाओं के आभूषण है, जिनमें से जो बोरला है ये सिर पे पहना जाता है, टड्डा पहना जाता है बाजू में, और जो बंगड़ी है ये पहनी जाती है कलाई में यानी कि हाथ में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90 पर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 90। चूंप नामक आभूषण का संबंध है। चूंप तो देखिए दांत से, कमर से, अंगुली से, कान से। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए दांत से। इसके अलावा एक नाम और है, उसका नाम है चौंप। इसका जो संबंध है वो है हमारा नाक से। चौंप का नाक है, जबकि जो चूंप है इसका है दांत से। चलिए फिर इसके बाद में है नेक्स्ट 91। गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? इस जनजाति का नेता होता है गमेती। तो देखिए भील, मीणा, गुजर, गरासिया। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए भील। देखिए भीलों के नेता को कहा जाता है गमेती। इसके बाद में मैं लिख देता हूं मीणा। मीणा के अलावा हो जाएगा हमारा कंजर, और कंजर के साथ में हमारा हो जाएगा सांसी। इन जनजाति के नेता को कहा जाता है पटेल। तीनों ही जनजातियों के नेता को कहा जाता है, यानी कि मुखिया को कहा जाता है पटेल। भीलों का गमीती हो गया। इसके अलावा फिर हमारी जनजाति बची गरासिया। तो गरासिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसे कहा जाता है सहलोत। फिर इसके बाद में बात आती है हमारी जो दूसरी जो जनजाति है डामोर। डामोर जो जनजाति है इसका जो मुखिया होता है उसे कहते हैं मुखी। डामोर जनजाति के मुखिया को कहा जाता है मुखी। फिर जो हमारी जो बच गई जनजाति वो है गरासिया हो गई। सहरिया, सहरिया बच गई हमारी। तो देखिए जो सहरिया का मुखिया होता है उसे कहा जाता है कोतवाल,
ये भी आपको याद रखना है, कोतवाल। तो देखिए जो सभी जनजातियां हैं उनके मुखिया को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 92, कटारगढ़ राजस्थान के किस जिले का निवास क्षेत्र था? कटारगढ़, तो देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत कटारगढ़ किला है, इसके अंतर्गत बादल महल है, वहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो देखिए जो एक कटारगढ़ है इसका संबंध हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कुंभलगढ़ से। और अबुल फजल के बारे में, इस कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है कि ये ऐसा किला है जिसकी तरफ देखने पर सर से पगड़ी पीछे की ओर गिर जाती है, यानी कि ये अधिक ऊंचाई पर स्थित है। चलिए उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 93 पर। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, यानी कि ये हो जाएगा हमारा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, CAZRI, काजरी में स्थित है। काजरी कहाँ स्थित है? अजमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, जोधपुर में। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोधपुर में। इसी के अलावा देखिए जो हमारा एरिड फॉरेस्ट के लिए F और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आफरी है वो भी हमारा जोधपुर में ही है। इस काजरी की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1959 में, और जबकि जो आफरी की स्थापना की गई है वो की गई है 1987 में। दोनों की जोधपुर में ही की गई है, आपको याद रखना है। चलिए फिर आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 94 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन हमारा 94 ये रहा। राजस्थान में कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ऑप्शंस देखिए, गायन, चित्रण, लेखन, वानिकी। तो देखिए जो राजस्थान से जो एक कबीर यात्रा है इसका संबंध है गायन से, और ये शांति और सद्भावना का प्रतीक देती है, यानी कि इनको बढ़ावा देती है, शांति और सांप्रदायिकता को। एक यात्रा राजस्थान कबीर यात्रा, इसका संबंध गायन से है। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा 95, निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए, मिसमैच है वो। ग्रीष्म महोत्सव, तो ये बिल्कुल हमारा माउंट आबू में मनाया जाता है, हमारा ग्रीष्म महोत्सव। उसके बाद में चंद्रभागा जो मेला है हमारा वो झालावाड़ के झालरापाटन में मनाया जाता है, तो ये भी हमारा यहाँ पर सही है, झालावाड़ झालरापाटन। उसके बाद में हाथी महोत्सव, तो हाथी महोत्सव में सबको पता है ये हमारा जयपुर में मनाया जाता है। इसके अलावा ऊंट महोत्सव, तो जो ऊंट महोत्सव हमारा मनाया जाता है वो मनाया जाता है हमारा बीकानेर में, तो ये यहाँ पर हमारा मिसमैच है। जैसलमेर में जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है हमारा मरु महोत्सव, यानी कि डिजर्ट फेस्टिवल है वो हमारा जैसलमेर में मनाया जाता है। तो जो मिसमैच है, असंगत युग्म है, वो है हमारा ऑप्शन डी, ऊंट महोत्सव जैसलमेर। चलिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 96, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? उड़न गिलहरी किस स्थान पर पाई जाती है? मुकुंदरा पहाड़ियां, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो देखिए जो उड़न गिलहरी है ये है हमारी सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में। इसके अलावा देखिए जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं यहाँ पर पाया जाता है गागरोनी तोता। उसके अलावा रणथंभौर टाइगर रिजर्व यहाँ पर बाघ हैं, और उसके अलावा जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है यहाँ पर हरे कबूतर, और हरे कबूतर के साथ में ये फेमस है मोर के लिए। तो देखिए जो उड़न गिलहरी है ये सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में, मुकुंदरा की पहाड़ियों में गागरोनी तोता, बाघों के लिए जो फेमस है वो हमारा रणथंभौर, और सरिस्का है हरे कबूतर, और हरे कबूतरों के अलावा मोर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए हम चलते हैं हमारे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है। तो देखिए जो लांगुरिया गीत गाए जाते हैं ये गाए जाते हैं कैला देवी के लिए, और इनका जो मंदिर है वो है हमारे राजस्थान में करौली जिले में। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98, बाला किला राजस्थान राज्य के किस जिले में स्थित है? तो देखिए बाला किला कहाँ पर है? जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अलवर में। इसे कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देखिए अलवर में और भी 2 किले फेमस हैं, उनमें से एक है हमारा भूतिया किला जिसे भानगढ़ का किला कहते हैं। इसमें भूतों का बसेरा बताया गया है कि रात के समय यहाँ कोई नहीं जाता है। तो जो भानगढ़ का किला है जो भूतों के लिए फेमस है वो भी अलवर जिले में ही है। इसके अलावा एक दूसरा है कांकनवाड़ी का किला, जहां की औरंगजेब ने अपने भाई दारा किशोर को कैद करके रखा था इस कांकनवाड़ी के किले में, और ये जो किला है वो है
सरिस्का अभ्यारण्य में काकनवाड़ी का किला। तो ये 3 किले हो गए, बाला किला, भानगढ़ का किला और काकनवाड़ी का किला, ये तीनों के तीनों अलवर में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? जयपुर, झालावाड़, जैसलमेर, जालौर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, झालावाड़। देखिए हमने इसकी पहले ही बात की थी, पहले ही एक क्वेश्चन में आ गया है चंद्रभागा मेला झालावाड़ के झालरापाटन में। ये इधर देखिए, ये रहा ऑप्शन हमारा बी, ये हमने पहले ही कर लिया है। चलिए इसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो है हमारा 100, राष्ट्रीय स्तर पर सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो देखिए हमारे राजस्थान में जो सबसे अधिक सरसों उत्पादित होती है वो होती है हमारी भरतपुर में, और भरतपुर में ही इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र है और वो है हमारा सेवर में। ये भरतपुर जो सेवर है ये भरतपुर के अंतर है, यानी कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमने 45 क्वेश्चन जो कि राजस्थान जीके और जो पशुपालन से संबंधित है उनको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।